आवाज क्लियर है एकदम। प्रदूषण चैप्टर। चलिए सब लोगों को गुड मॉर्निंग। सबको आवाज क्लियर जा रही है। आज मेरा थोड़ा सा गला बज गया है, ठीक है, तो दिक्कत होगा, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। गला थोड़ा सा मेरा बज गया है, वैसे भी गला कैसे ठीक है था मेरा गला, लेकिन उतना क्लियर आवाज तो वैसे भी नहीं जाता था। चलिए आज प्रदूषण चैप्टर को बोले थे खत्म करने के लिए, अगर आज समाप्त हो जाए तो ठीक है, अन्यथा तो कल आपका बॉटनी को एनी हाउ खत्म होना ही है। एनी हाउ आपका बॉटनी कल खत्म हो जाएगा। आज अगर खत्म हो गया तो आज भी समाप्त हो सकता है। हम आपको पढ़ा रहे थे, पहला पढ़ा दिए थे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। ये कंप्लीट हो गया था। जल प्रदूषण, प्रदूषण जल प्रदूषण कंप्लीट हो गया था। दूसरा आपको मृदा प्रदूषण बता दिए थे। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। आज आपको तीसरा पढ़ाना था वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण में भी हम आधा बता दिए थे आपको, कुछ हद तक वायु प्रदूषण में बता दिए थे। पहला था एरोसोल, एरोसोल, धूल कण को एरोसोल कहते हैं। दूसरा वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड था, और तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड। 50% प्रदूषण अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, 20% प्रदूषण अकेले सल्फर डाइऑक्साइड कर देता है। चलिए, अब कल हम मोनोऑक्साइड तक पढ़ाए थे, कल हमने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड तक पढ़ा दिया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। जब तक ऑक्सीजन 2 या 2 से ज्यादा न हो अम्लीय नहीं होगा। ये उदासीन होता है, इसे दम घोटने वाली गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, ये हम आपको बता दिए थे। तो इसमें दो ही चीज पूछता है, क्या चीज है भैया, कि पहला ये कैसा है, तो ये उदासीन है, और ये किससे क्रिया कर लेता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर देता है, और दम घुटने से इसकी मौत हो जाती है। व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। ये कैसे होता है, तो कोई भी ईंधन को आप अपूर्ण रूप से जलाइएगा, ऑक्सीजन की कमी से अपूर्ण दहन करिएगा, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये हम आपको बहुत पहले कल ही बता दिए थे, कल ये हम आपको समझा दिए थे। आज उसके आगे समझा देते। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये बचा 20% प्रदूषण कर देता है। यहाँ ऑक्सीजन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन एक था, इसलिए उदासीन था। इसमें ऑक्सीजन 2 है। जब भी ऑक्सीजन 2 या 2 से ज्यादा रहे तो वो अम्लीय हो जाता है। अरे, ये सूचना को का डिजाइन बना रहा है, ये क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, अम्लीय हो जाता है, ये अम्लीय हो जाता है। ये ससुरा बड़ी खतरनाक है सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, इससे स्टोन लिप्रोसी हो जाता है। स्टोन लिप्रोसी, स्टोन लिप्रोसी, स्टोन लिप्रोसी मतलब क्या होता है, स्टोन लिप्रोसी। देखिए, आप एक चीज गौर किए होंगे, जो मकान बहुत पुराना होगा, 40 30 40 साल पुराना मकान, उस मकान के बाहर ईंटें होंगी, और ईंटों पे प्लास्टर नहीं होगा ना, तो ईंट जो है ना आटा की तरह झड़ने लगता होगा। ईंट को इसे देखिएगा तो आटा की तरह झड़ने लगता होगा। ईंट में लाल 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 बुरादा निकलने लगता होगा। उसी को कहते हैं पत्थर को कोड़ फूट गया, स्टोन लिप्रोसी हो गया। पत्थर को कोड़ फूट गया या स्टोन लिप्रोसी हो गया। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। कैसे हो गया, हवा में उड़ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, हवा में उड़ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी ईंधन के जलाने से, पेट्रोलियम कार्बन को जलाइएगा तो यही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है।
तो हवा में उड़ रहा है, और जब ये हवा में उड़ रहा होता है 1 साल तक पूरे हवा में ये चारों ओर से सल्फर डाइऑक्साइड भरा रहता है। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद वो सल्फर डाइऑक्साइड लेके जब नीचे गिरता है, तो हम लोग तो बारिश से बचने के लिए या तो छाता लगा लेंगे, नहीं तो मकान में घुस जाते हैं। बेचारा घर कैसे बचेगा, तो पूरा घर नहा लेता है बारिश में, और उस पानी के साथ आया रहता है सल्फर डाइऑक्साइड, और वह सल्फर डाइऑक्साइड उस ईंटे को खदड़ देता है। इसलिए ईंट के बाहर हमेशा प्लास्टर और पेंट लगा दिया जाता है कि पेंट और प्लास्टर सल्फर डाइऑक्साइड पेंट को नुकसान नहीं कर पाता है, और पेंट को नुकसान करेगा तो पेंट चेंज हो जाएगा 2 साल बाद, समझ में आ गया कि नहीं, 3 साल बाद। अमीर लोग के यहाँ हर साल पेंट चेंज हो जाता है, और गरीब के लिए क्या दिवाली क्या होली, उसके लिए सब चीज एक जैसा होता है। गरीब इंसान बस देखता है कि अरे इनका शटर पेंट हो रहा है, इनका दरवाजा पेंट हो रहा है, और झूठे बहसबाजी में बेचारा कहीं बोल देगा हाँ हमारे घर भी पेंट हो रहा है। बेचारा गरीब के यहाँ घर कब पेंट होता है, जब उसके यहाँ किसी का ब्याह पड़ता है, तब दीदी का किसी का ब्याह पड़ेगा ना, तो अब जाके उसका घर पेंट होगा। ऐसे घर पेंट होता है बेचारा गरीब का, उसके यहाँ स्टोन लिपरेसी हो चाहे कुछ हो। आगे बढ़े, अम्लीय होता है, स्टोन लिप्रोसी का काम होता है। स्टोन लिप्रोसी का मतलब तो समझ में आ गया, वो झड़ने लगता है। यही कारण है कि गांव में बड़े बुजुर्गों का कहना है कि आप पहली बरसात में पानी में मत नहाया कीजिए, पहली बरसात में मत नहाया कीजिए। क्यों? क्योंकि साल भर से हवा में उड़ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एरोसोल जो धूल कण है। अब 1 साल बाद जब बारिश होगा तो पूरे साल भर का वो धुआं धक्कड़ बारिश के साथ आप बैठा देगा यहाँ पे, अब वही लगेगा खजुआने, तो इसे नोचनी हो जाएगा, लंबा लंबा खजुआइएगा इसे, समझ में आ गया। तो बड़े बुजुर्ग का कहना है कि पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। और एगो लड़की गाना गा रही थी, भीग जाने दे पहली बरसात में, मर जो ससुरी खजुआट लेके बैठ जाना, तुम लोग इलाज मत कराना, भीगने का मन है तो भीगो। नहीं, लड़की सबको भी समझ में नहीं आता, लड़कों सबको बिना मतलब टेंशन देते रहती है, खजुआट हो जाए छोड़ देना, भीग जाने दे पहली बरसात में, भीगो सचुरी तो नहीं, दिमाग नाम का तो चीज नहीं है, वहां सब सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके देखो ना हमको यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ कैसे हम खौरा गए हैं, यहाँ पे देखो देखो खौरा गया मेरा खौरा। नहाओ सचुरी तुम पहली बरसात में, सल्फर डाइऑक्साइड लेके जाओ। लड़का को क्या है, ये तो खचरा अपने होता है, देखेगा यार ये तो ठीक ठाक नहीं है, गलती सिलेक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्टोन लिप्रोसी। और ये क्या करता है, ये फेफड़ा को बहुत नुकसान करता है, फेफड़ा को नुकसान करता है। ये किसे नुकसान करता है? फेफड़े को। तो क्वेश्चन कहेगा दम घोटने वाली गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन फेफड़े में दर्द उत्पन्न कर देगा, एकदम भयानक, एकदम लहरने लगेगा फेफड़ा उफड़ा, तो सल्फर डाइऑक्साइड। स्टोन लिप्रोसी, सल्फर डाइऑक्साइड। पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब नहा के आओ तो घर पे एक बार अपने नल के पानी से नहा लो। कितने समझदार हैं, पहली बरसात में तो आपको नहाने से मना कर दिए, 1-2 बार बरसात हो गया तब आसमान साफ हो गया, उसके बाद आप नहाइए, फिर भी क्या पता आसमान साफ है कि नहीं, किधर से हवा उठ के चला आएगा, कहाँ से चला आएगा कहाँ से नहीं, तो घर आके आपको नहाने की सलाह दी जाती है। बड़े बुजुर्ग लोग साइंस नहीं लेकिन अनुभव के प्रति अपना अनुभव के आधार पर अपना ज्ञान देते हैं वो लोग। तो अम्लीय होता है। दूसरा क्या हो गया, स्टोन लिप्रोसी का कारण बन जाता है ये। और क्या कारण बन गया, फेफड़े में हो जाता है, फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। ताजमहल देखिए, मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा में क्या है, तेल शोधन कारखाना, मथुरा तेल शोधन कारखाना है। मथुरा तेल शोधन कारखाने से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, और ये जाके ताजमहल को चौपट कर देता है। ताजमहल को क्या करता है, चौपट कर देता है, ताजमहल को चौपट कर देता है। ये ताजमहल को क्या कर देता है, चौपट कर देता है। किसी को कोई दिक्कत? ताजमहल का रंग हल्का धुंधल पियराहू हो गया है, पियराहू, हल्का पीलापन आ गया ताजमहल के पास। इसलिए आप देखिएगा ताजमहल को काफी संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि वो यूनेस्को में शामिल है। राजनीति अगर ताजमहल पे छोड़ दीजिए तो बाकी ताजमहल एक नॉर्मल सी बिल्डिंग है। क्योंकि देखिए, आप कई लोग कहेंगे राजनेता ऐसे करता है वैसे करता है, उसका वही सिलेबस है, उसी हिसाब से वो जीत पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे एसएससी का अपना सिलेबस है, यूपीएससी का अपना सिलेबस है, उसी तरह राजनीति का अपना सिलेबस है। चुनाव आया, 2 लोगों में लड़ाओ, तीसरा आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड आप लोग को समझ में आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड समझ में आ गया आपको। सबसे ज्यादा यही हम लोग को
मतलब फेफड़े को नुकसान करता है। अब देखते हैं सीसा प्रदूषण। हवा में ना सीसा के कण भी हैं। सीसा प्रदूषण, सीसा प्रदूषण, सीसा प्रदूषण क्या करता है? तो देखिए सीसा प्रदूषण कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ जो ईंधन भरा जाता है ना, ईंधन पेट्रोल, तो उस ईंधन के अंदर सीसा मिला दिया जाता है। ईंधन के अंदर क्या मिला दिया जाता है? सीसा। वो सीसा ईंधन के जलने के साथ वायुमंडल में आ जाता है। ईंधन में मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, लेड मतलब होता है सीसा। टेट्रा इथाइल लेड ईंधन में मिलाया जाता था, अभी नहीं मिलाया जाता है। ये इसको मिला देने से इंजन जो होता है स्मूथ रहता है, इंजन में घिसावट कम होती है, इंजन में खटखटाहट, नॉकिंग जिसे अपस्फोटन कहते हैं, वो कम होता है। तो इस ईंधन में जब हम टेट्रा इथाइल लेड मिला देते हैं, ईंधन के अंदर जब हम टेट्रा इथाइल लेड मिलाते हैं, तो हमारी गाड़ियों की इंजन में तो खटखटाहट कम आती है, यानी नॉकिंग, अपस्फोटन कम हो जाता है। लेकिन जब यह ईंधन चलेगा तो धुआं जब निकलेगा तो धुएं में शीशे के छोटे 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 कण हवा में फैल जाएंगे, छोटे छोटे कण हवा में फैल जाएंगे। जब हम सांस लेंगे तो उस सांस के रास्ते हमारे फेफड़े में चले आएंगे, फिर वो ब्लड में मिल जाएंगे। इससे धीरे 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 हमारा शरीर जो है ना सीसा प्रभावित हो जाएगा, सीसा से प्रभावित हो जाएगा। तो इसको हम लोग, सीसा प्रदूषण कहाँ होता था? ईंधन में। तो ईंधन में आप देखिएगा तो पहले टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता था, ईंधन में मिलाया जाता था। क्या क्या था? मिलाया इधर से होगा ना, मिलाया जाता, यार खत्म नहीं हो रहा है तो खत्म हो जाए भाई, जगह नहीं है, था, मिलाया जाता था। हमको लगा खत्म हो जाएगा, उतना दूर में चल गया, उतना दूर तक। ईंधन में टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता था। क्यों मिलाया जाता था? नॉकिंग कम करने के लिए। लेकिन सरकार ने अब रोक लगा दी है। क्यों रोक लगाया? क्योंकि इससे जो धुआं निकलते थे वो काले रंग के होने लगते थे, और वह धुआं जो होता था वो नुकसान पहुंचाता था ब्रेन को। किसे नुकसान पहुंचाता? ब्रेन को, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता। लोगों के अंदर चिड़चिड़ाहट होती थी, कुछ बोल देता था, झगड़ा लड़ाई, दिमाग, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता था। तो ये बताइए सीसा प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र, चिड़चिड़ाहट हो जाती है। कोई बोलेगा सुन रहे जी नाश्ता किए हैं, तो आधा नाश्ते पड़ल रहता है। अब वो कहेगी कि तो बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। अरे भैया उसको सीसा प्रदूषण हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। सीसा प्रदूषण जो होता है वो टेट्रा इथाइल लेड के, टेट्रा इथाइल लेड में जो लेड मिला होता है, अब सरकार इस पर प्रतिबंध लगा दी। इसलिए पेट्रोल पंप पे पढ़िएगा सीसा रहित तेल लिखा होता है, सीसा रहित पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल मिलाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। सीसा रहित पेट्रोल मिलाया जाता है, यह भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है सीसा। तो एरोसोल समझ गए, कार्बन मोनोऑक्साइड समझ गए, सल्फर डाइऑक्साइड समझ गए। ऐसे समझते चलिए, कितना बढ़िया है, आप समझते चलेंगे तो। और आगे बढ़ते चलते हैं। अब देखते हैं कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। भैया ये भी बहुत बड़का खतरनाक चीज है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्या है समझिए बाबू ध्यान से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन मिला होता है। यह सबसे ज्यादा नुकसान किसको करता है? ओजोन को करता है। किसे करता है? ओजोन को, ओजोन को नुकसान करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ कहाँ होता था? क्लोरी CFL बल्ब होता था, CFL बल्ब होता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? CFL बल्ब होता था। फ्रिज होता है, फ्रिज होता है। थीनर वगैरह में हम लोग क्लोरीन को मिलाते हैं। जैसे CFL में भी फ्लोरिसेंट, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। तो देखिए फ्लोरिसेंट से क्लोरो, या तो क्लोरो हो या तो फ्लोरो हो, क्लोरो फ्लोरो दोनों में से कोई आएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो क्लोरो, इसमें देखिए फ्लोरीन गैस आ गया। रेफ्रिजरेटर में भी फ्लोरीन गैस होता है, थिनर में क्लोरीन होता है। तो क्लोरो और फ्लोरो ये दोनों मिलके क्लोरीन किसको नुकसान पहुंचाते थे? ओजोन को, ओजोन को नुकसान पहुंचाते थे। ओजोन को, ओजोन की मोटाई में कमी कर देते थे। ओजोन की मोटाई में, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मेरी ओर ध्यान दीजिए। फ्लोरिसेंट लैंप CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, इसमें फ्लोरीन होता था। रेफ्रिजरेटर में भी फ्लोरीन होता है, थिनर में क्लोरीन होता है।
ये सब क्या करते थे, जब हवा में जाते थे तो ओजोन को नुकसान पहुंचा देते थे, ओजोन को नुकसान कर पहुंचा देते थे। ओजोन तीन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बना है ओजोन। यह समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन कहाँ पाया जाएगा? समताप मंडल में, समताप मंडल में, जिसमें हवाई जहाज उड़ता है। तो ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। इसकी यह 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखा जाता है। समताप मंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखा जाता है। यह क्या करता है? तो यह यूवी किरण, पराबैंगनिक किरणों को हम क्या कहते हैं? यूवी रेज। क्या कहेंगे? यूवी रेज। तो यह यूवी रेज से क्या करता है? मानव की रक्षा करता है। यूवी रेज से मानव की क्या करता है? रक्षा करता है। यूवी किरणें पराबैंगनिक किरणों से मानव की रक्षा करता है। यूवी रेज से मानव की रक्षा करता है। इस ससुरा जाके उसी को छेद देता है, उसी को जाकर छेद देता है। बताइए कितना खतरा है। तो क्लोरो को भी रोकना है, फ्लोरो को भी रोकना है। क्लोरो को भी रोकना है और किसको रोकना है? फ्लोरो को भी। ध्यान से समझिए, क्लोरो फ्लोरो। तो सीएफएल को भी रोक दीजिए। आज देखिए एलईडी बल्ब आ गया। एक जमाना था जब सीएफएल बल्ब का बहुत तजुर्बा था, वो जलेबी छान के देता था सब सीएफएल बल्ब, अजब टाइप का। पता नहीं आप लोग को याद भी है कि नहीं, यहाँ पे इस टाइप अजीब एक सीएफएल बल्ब होता था, इस शेप में रहता था, जलेबी टाइप का छान दिया लगा के, और यहां से इसमें से 2 रॉड निकालेगा और दुकान ले आके टांग दिया, ले खूब अच्छा जलेबी ऐसे छान दिया, बन रहा है। उसमें कई मॉडल होते थे। एगो 3 कोनिया ऐसे रहता था, अलग अलग टाइप का रहते थे सब, डिजाइन बाय डिजाइन। और रूम में जब लड़का पढ़ने आता था तो 2 लड़का मिल के खरीदता था सीएफएल बल्ब को, कि 50 रुपया हम देंगे, 50 रुपया तुम दोगे, 200 रुपया होगा, नहीं 100 रुपया हुआ, नहीं तो तुम 150 दो, हम 150 देते हैं, 300 रुपया में जलेबी वाला स्प्रिंग वाला सीएफएल किनाएगा। अब आ गया है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब सस्ते आते हैं। एलईडी बल्ब क्या आते हैं? सस्ते आते हैं, 50 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं सब, अलग अलग पावर के जाते हैं, सब महंगे तक जाते हैं सब एलईडी बल्ब। तो फ्रिज वगैरह में भी अब फ्रियोन को बहुत हद तक लिमिटेड रखा गया है। थिनर वगैरह से भी ओजोन को बचाने की कोशिश है। ओजोन समताप मंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है और यह पराबैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। पराबैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो देखिए, ओजोन परत में की मोटाई को हम लोग डाप्सन में नापते हैं। ओजोन परत की मोटाई को किस में नापते हैं? डाप्सन में। ओजोन परत की मोटाई को हम किस में नापते हैं? डाप्सन में नापते हैं। डाप्सन में। यह अंटार्कटिका में इसमें छिद्र पाया जाएगा। अंटार्कटिका, ये बहुत बड़ा लोग है। अरे कोई एक्स्ट्रा आ गया जी, गूंज देते हैं इसको, जाओ जाओ। अंटार्कटिका। तो ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन में नापते हैं। जब इसकी मोटाई कम होने लगती है तो उसे ओजोन में छेद कहते हैं। ओजोन में कोई छेद नहीं है। ओजोन की मोटाई का कम हो जाना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन की मोटाई का कम हो जाना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। तो जब एक मोटाई कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ओजोन छिद्र, क्योंकि ओजोन बहुत ज्यादा लेयर में पाया जाता है और ये यूवी किरणों को कई लेयर तक छानते ले आके नीचे पहुंचाता है। जब इसकी मोटाई कम हो जाती है तो उसे ओजोन छिद्र कहते हैं। पहला और दूसरा ओजोन छिद्र दोनों के दोनों अंटार्कटिका में पाए गए हैं। पहला और दूसरा दोनों के दोनों ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में पाए गए हैं। पहला और दूसरा दोनों के दोनों ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में पाए गए हैं। अंटार्कटिका में पाए गए हैं। जिस हिसाब से ओजोन को संभालने की कोशिश की जा रही है, 2035 से 40 के बीच में ओजोन की मोटाई वापस से भर जाएगी और जो मोटाई से वापस से भर जाएगी तो ओजोन में जो छिद्र हो रहा है वह छिद्र भी भर जाएगा। ओजोन में जो छिद्र हो रहा है वह छिद्र भी बढ़ जाएगा। ओजोन परत अगर नहीं रहेगा तो पराबैंगनिक किरणें, जिसे यूवी रेज कहा जाता है, अगर ओजोन छिद्र नहीं रहेगा, अगर ओजोन नहीं रहेगा तो पराबैंगनिक किरणें, जिसे हम यूवी रेज कहते हैं, ये डायरेक्ट पृथ्वी पे चली आएंगी। और जैसे ये डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी, जिन लोगों का रंग गोरा है तो गोरे चमड़े वाले लोगों को यह स्किन कैंसर दे देंगी। काला वाला, हम लोग का चेहरा काला क्यों है? क्योंकि हम लोग के शरीर में मेलानिन है। हम लोग के शरीर में मेलानिन है। मेलानिन हम लोग को कर देता है काला। मेलानिन हम लोग को कर देता है काला।
लेकिन यूवी किरणों को कहता है कि इधर आप बबुआ, जिसके शरीर में है हम उसको छोड़े नहीं तो तुमको छोड़ेंगे। यूवी किरण को भी मार देता है। तो भैंस को तो कैंसर होगा नहीं, या हम लोगों को भी कैंसर नहीं हो सकता है, स्किन कैंसर, क्योंकि हम लोग काले रंग की कैटेगरी में आते हैं। जितना मेरा प्रिय शिष्य है सब एकदम 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 काला काला लड़का, उस सबको भी नहीं होगा कैंसर। है जितना ही सब घूम रहा है सब ना सीबीएसई वाला लहरा लहरा के ना, ठीक हुआ ओजोन छिद्र कम हो गया, वरना इन लोग को सब समझ में आ जाता है, इन लोग का सबको स्किन कैंसर होता, गोरका गोरका सबको हो जाता। यही एक चैप्टर है जिसमें काला वाला खुश होता है, आ हा हा हा, कई को टेंशन में चल जाता है, जा हमर वाली तो गई, बेचारा कई को टेंशन में हो जाता है, गई, अपने रहेगा चमगादड़, अब बतियाता है खरगोश से, होता है होता है। चलिए आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। ओजोन परत की मोटाई का कम हो जाना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डाप्सन में नापते हैं। ओजोन परत की मोटाई को किस में नापते हैं? डाप्सन में नापते हैं, ठीक है। ये दोनों ही छिद्र किस में पाए गए हैं? अंटार्कटिका में। देखिए ओजोन छिद्र में, छिद्र जो होता है ओजोन छिद्र, वो कहाँ पाया गया है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में छिद्र होने के लिए दो चीजें जिम्मेदार है। देखिए ओजोन छिद्र एक तो सबसे ज्यादा क्लोरीन करता है, और दूसरा -80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। माइनस कितना चाहिए? 80 डिग्री टेम्परेचर, तभी जाके क्लोरीन परमाणु। देखिए ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, अंटार्कटिका तो यहाँ है, अंटार्कटिका नीचे है, यहाँ ससुरा कोई रहता ही नहीं है, तो प्रदूषण कैसे होगा? तो समझिए ध्यान से, पूरी पृथ्वी से जहां जहां क्लोरीन गैस निकल रहा है, वो क्लोरीन गैस में इतनी क्षमता है कि वो ओजोन परत को फाड़ सकता है, वो ओजोन परत को फाड़ सकता है। क्योंकि एक क्लोरीन परमाणु 1000 ओजोन के परमाणु को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ये इतना खचरा है, ये क्लोरीन इतना खचरा है, लेकिन इसे नष्ट करने के लिए हाई, बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए? -80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। जब -80 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा तभी वो ओजोन को नुकसान पहुंचा पाएगा। और यह -80 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर अंटार्कटिका में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसलिए पूरी दुनिया से फैलाया गया CFC क्लोरीन का प्रदूषण पूरी दुनिया में कहीं भी ओजोन छिद्र नहीं करता है। बेचारा जहाँ कोई नहीं रहता है वहां पहुंचता है तो यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है -80, और यहाँ का ओजोन छिद्र में इजी हो जाता है। लेकिन अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्पादन में बहुत कमी कर दिया गया है, इसलिए अब ओजोन छिद्र भर रहा है, 2035 से 40 तक ये भर जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपको सीधी भाषा में आता है कि ओजोन को नुकसान कौन करता है? CFC, और अगर ऑप्शन में CFC नहीं है तो सीधा मारिएगा क्लोरीन। क्या मारिएगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन है जो क्या करता है? आपको ओजोन छिद्र को नुकसान करता है, ओजोन को मतलब तोड़ देता है। ओजोन कितनी ऊंचाई तक पाए जाएंगे बाबू? 30 से 40 किलोमीटर। किस मंडल में? समताप मंडल में पाए जाते हैं। किस मंडल में पाए जाएंगे बबुआ? समताप मंडल में पाए जाएंगे। बबुआ हो, समताप मंडल में पाया जाएगा। किस मंडल में पाया जाएगा? समताप मंडल में पाया जाएगा। किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र को बचाना बहुत जरूरी है बाबू, इसलिए इसके लिए हम आपको पढ़ा दिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ। 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल बखूबी निभाया गया। मॉन्ट्रियल कनाडा में शहर है, और इसी कारण 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग ओजोन छिद्र को भर चुके रहेंगे, ओजोन छिद्र को भर चुके रहेंगे बहुत जल्दी। अब गोरे लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि लड़का में तो कम लड़का गोरा होता है, लेकिन कोनो हो जाता है एकदम ज्यादा भभक जाता है सब, एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो जाता है सब कुछ एकदम। CBSE में ज्यादा गोरका चल जाता है सब का सब। हम तो CBSE में अकेले थे, ऐसा लगता था हंस के बीच में कौआ बैठा हुआ है। हम अपने आप को अजीब, अरे यार सारा सब इधर इधर अजीब अजीब है भैया, हम ही एगो है, और सब हमको कोच देता था सब। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर 1987, ये हो गया आपका CFC। क्या हो गया? CFC।
सीएफसी के बाद अगला अभी वायु प्रदूषण बहुत बड़ा है जी, देख रहे हैं वायु प्रदूषण कितना बड़ा है, ससुरा बहुत ही बड़ा है वायु प्रदूषण। एरोसोल समझ गए आप लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोट देगा, सल्फर डाइऑक्साइड ईंधन के जलने से निकलता है, ये फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है, पत्थर को तूर देता है। सीसा प्रदूषण पेट्रोलियम में घुले सीसा से होता है, तंत्रिका तंत्र चौपट करता है। सीएफसी ओजोन को करता है। देखिए सीएफसी में दिक्कत क्या है ना कि सीएफसी में प्रदूषण के साथ साथ आपको ओजोन भी पढ़ना पड़ गया है। 3 टॉपिक हुआ तो ओजोन से है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 3 टॉपिक जो है ये तो ज्योग्राफी के ओजोन से चला है। सोच रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ज्योग्राफी में है, डाप्सन ज्योग्राफी में, अंटार्कटिका ज्योग्राफी में, समताप मंडल ज्योग्राफी में है, पराबैंगनी किरण ज्योग्राफी में। अरे इसमें तो बात सीएफसी कहाँ से निकलता है, तो सीएफएल से निकलता है, फ्रीज से निकलता है, थीना से निकलता है, ओजोन को नुकसान पहुंचा देता है। समझा गया। ओजोन एक कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग होता है। हॉस्पिटल में जाइएगा तो एक गंध आएगा, अजीब टाइप का महकेगा। अस्पताल में जाइएगा ना अजीब महकेगा, तो काम महक रहा है, नकिया जर जाएगा, क्या अरे क्या हो गया। तो उसमें ना क्या जानबूझ के ओजोन गैस छिड़क दिया जाता है, ओजोन को जानबूझ के छिड़क दिया जाता है। तो ओजोन एक गैस है जो एंटीबायोटिक का काम करता है। पता चला अलग अलग टाइप का मरीज आ रहा है, कोनो ऐसा खजुआते आ रहा है, मारा यहाँ पूरा ध के फंगस फैल दिया, यहाँ पर प्रोटोजोआ छोड़ दिया। कोनो टीबी का मरीज आकर खा दिया, पता चला पूरा बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फैल गया। पता चला कोनो और आके झाड़ दिया, यहाँ पर कोनो को चेचक हुआ है, चला है। हॉस्पिटल में तो सब आते रहता है सब। पता चला कोई उसके मरीज के दिखाने आया, ओकरो पकड़ लिया बीमारी। तो कितना सैनिटाइजर मारिएगा, कहाँ कहाँ मारिएगा, आपको पता थोड़ी है। तो पूरे अस्पताल में एगो पाइपलाइन दौड़ा दिया जाता है, किस चीज का, O3 ओजोन का। वो क्या करता है, सारा कीटाणु उटाणु को मार देता है, और वही महकते रहता है। अस्पताल देखिएगा अजीब महकेगा, अस्पताल में ना अजीब टाइप का तो महक आता है। अस्पताल समझते हैं, अस्पताल को कहा जाता है, अस्पताल हॉस्पिटल, यूवी किरण से रक्षा करने वाला कौन सा लेयर है, ओजोन परत, जो समताप मंडल में एक छोटे से हिस्से 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ता है, लेकिन वह ओजोन के नीचे उड़ रहा होता है। समताप मंडल में 35 से 37,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ान भर रहा होता है हवाई जहाज। ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, और ज़्यादा नीचे आएगा तो इसका बहुत दिक्कत होगा। नीचवा जहाजिया उड़ाने में दिक्कत होता है, इतना हवा चलते रहता है जिसका कोई ऊपर हवा हवा कुछ नहीं चलता है, शांति से रहता है एकदम, ना झटका देगा ना कुछ देगा। नीचे में कभी बादल आएगा, ओला गिरेगा, जहाज में बैठेगा बिजली तड़के का दिखेगा, अरे तो नीचे तड़क रहा है तड़ाम बड़ाम, समझ में आ गया कि नहीं। कभी जहाजिया भी गिर जाता है बिजली, जा तो जहाज पे बिजली गिरेगा, जहाज को कुछ नहीं होता है। जहाज और गाड़ी में बिजली एक करंट है, जहाज के ऊपर आता है तो करंट आता ही नहीं। आगे बढ़े, चले अगला प्रदूषण देखते, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रदूषण देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको उठा दे। वायु प्रदूषण तो बहुत बड़ा हो गया जी, इस सूचना को हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। देख रहे हैं वायु प्रदूषण कितना बड़ा है, देख रहा है विनोद, खत्म नहीं हो रहा है। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बताइए अम्लीय होगा कि नहीं होगा। सीधी बात की अम्लीय होगा, सीधी बात की या अम्लीय होगा, सीधी बात की या अम्लीय होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सीधी बात की या क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय होगा। ये कहाँ से निकलता है ससुरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये निकलता है वायुयान से, वायुयान के धुआं से, धुआं, वायुयान के धुआं से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। अभी ये ससुरा देखिए क्या दिक्कत है। हवाई जहाज में देखते होंगे तो कभी आप कहते होंगे रॉकेट जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, रॉकेट नहीं जहाज है वो। रॉकेट कहाँ से जाएगा इसे तिरछा, तो वो रॉकेट नहीं रहता है, जहाज रहता है। जहाज का जो धुआं होता है वही दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, देखिए कोई भी चीज चलेगा तो एग्जॉस्ट होगा। हम लोग भी चलते हैं, हम लोग कभी कैसी मतलब सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर हम यहीं पे ठंडी के दिन में अगर ऐसे सांस छोड़ते हैं तो दिख जाता। तो जब ठंडी के दिन में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी के दिन में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, कहीं कहीं तो माइनस में चला जाता है, मान के चलिए -0 डिग्री हो जाता है ठंडी के दिन में, कभी कभी 0 डिग्री हो जाता है, 0 से 5 डिग्री।
तो ठंडी के दिन में टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए हम लोग का ना जो सांस छोड़ते हैं ना वो भाप बन जाता है, वेपराइज हो जाता है। हवाई जहाज में टेम्परेचर में -40 होता है, -40 से -50, -40 से लेके -50 के बीच में रहता है। तो जो हवाई जहाज से धुआं निकलता होता है ना, उस धुएं का टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेल्सियस। अब बारहवां निकलने के बाद उसको मिलता है कितना, -40, जमने लगता है वहां पे धुआं टाइप का भाई। तो हम लोग थोड़ा सा सांस छोड़ते हैं, थोड़ा सा धुआं बनता है, वो ज्यादा धुआं छोड़ता है तो ज्यादा लाइनें बन जाता है पूरा, धीरे 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 खत्म हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई पे हवा नहीं चलती है। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, बगल की हवा मार के चल दी, चलो बबुआ चलो, ऊपर हवा नहीं चलता, आंधी उधी नहीं आता, इसलिए नुकसान नहीं करता। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? चलिए तो समझते हैं। ये वायुयान के धुआं से निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये ससुरा ना एक ओजोन से रिएक्शन करके बना लेता है परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट या ओजोन से रिएक्शन करके परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट बना लेता है। परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट बना लेता है। देखिए नाइट्रोजन है ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन है ये है, और ये क्या करता है, परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट बना लेता है। और ये इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक धुंध। ये धुआं कैसा होता है, प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं। परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट को हम प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक धुंध, प्रकाश रासायनिक धुंध, प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं। परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट कौन बनाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। कहाँ बनाएगा, जब वायुयान से धुआं निकलेगा तो वह धुआं ओजोन से रिएक्शन करके, फिर से बोलिए क्या बनाएगा, परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट बनाता है। 2009 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि वायुयान के से निकलने वाला धुआं ओजोन से रिएक्शन करके क्या बनाता है। ऑप्शन में परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट नहीं था, ऑप्शन में था प्रकाश रासायनिक धुंध, तो वही था प्रकाश रासायनिक धुंध। ठीक अगले साल क्वेश्चन पूछा था प्रकाश रासायनिक धुंध किससे बना होता है, तो उसका आंसर था परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, परऑक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो ये भी क्या है, अम्लीय है। क्या ये अम्लीय है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो आप समझ में आ गया आप लोग को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत? चलिए हम लोग एक बार इसको देखते हैं, जो मटेरियल आपको मटेरियल नहीं मिला है, ओ माय गॉड ये रहा, ओ माय गॉड। आपको एरोसोल पढ़ा दिए, एरोसोल पढ़ा दिए आप लोग को। व्हाइट कैंसर होता है सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को, फेफड़ा में। कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा दिए, 50% ऑक्सीजन करता है, ये ऑक्सीजन को छोड़कर हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके दम घोट देता है, ये भी पढ़ा दिया आप लोग को। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय गैस होता है, ये प्रदूषण का 20% पड़ जाता है, फेफड़े को क्षति पहुंचा देता है, पेट्रोलियम से निकलता है, स्टोन लिप्रोसी हो जाता है। सीसा प्रदूषण से तंत्रिका तंत्र होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। क्लोरीन गैस का एक परमाणु 1000 परमाणु को तोड़ देता है ओजोन को, ये इसके लिए -80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मनाते हैं, 16 सितंबर के लिए, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बता दिए, नाइट्रोजन हानिकारक नहीं होता है, लेकिन ये ऑक्साइड बना लेता है तो हानिकारक हो जाता है। समताप मंडल में वायुयान के धुएं से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, ये ऑक्साइड ओजोन से क्रिया करके प्रॉक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट बना लेता है, प्रकाश रासायनिक धुंध के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग को देखना है CO2, ये सारा चीज आपके में लिखा हुआ है, CO2 को देखना है। बच गया क्या चीज, CO2 और मीथेन, CO2 और मीथेन। चलिए अब CO2 को देखते हैं, बाद में देखते हैं मीथेन को, पहले CO2 तो देखते हैं। चले, इतना तो सबको समझ में आ गया, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कहाँ चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखिए बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्लीय होगा कि नहीं होगा? भैया ऑक्सीजन दूगो है, दूगो से दू या दू से ज्यादा रहेगा, ऑटोमेटिक मार दीजिएगा कि अम्लीय रहेगा, खत्म कहानी। इतना दिमाग थोड़ी लगाया जाता है, हमको पता है आप लोग दिमाग नहीं लगाते, इसलिए हम आपको ऐसे बतइबे करते हैं कि दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसलिए देखिए लड़की सब एकदम मन लगा के पढ़ती है, उसको सबको पता है GS पढ़ना है तो चलो खान सर के पास, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लड़का सब लड़की सब दोनों लोग को बोलते हैं, इतना भी अब सीरियस लाइफ को मत ले लीजिएगा कि जिसका टेंशन हो जाएगा। बढ़िया से नींद लीजिए, इतना प्रदूषण है ये, टेंशन में नहीं रखिएगा, हम है ना। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड दूगो है इसलिए डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन एगो था। ये ससुरा अम्लीय गैस है, ये थोड़ा भी प्रदूषण नहीं करता है, जीरो पॉल्यूशन, थोड़ा भी प्रदूषण ही नहीं करता है कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा भी प्रदूषण नहीं करता है। अब देखिए ध्यान से, जो मोटर वाहन थे, जितने वाहन थे उससे निकलता था कार्बन डाइऑक्साइड। वाहन के धुआं से क्या निकलता था? जो भी ईंधन, जो गाड़ियां थी उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता। इस अकेले 50% प्रदूषण करता है, जान ले लेगा, सब जना को मर जाएंगे। और हर गली मोहल्ले में आजकल गाड़ियां हैं, उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए हम लोग ने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करके कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके लिए क्या लगा? कैटेलिटिक कन्वर्टर। गाड़ियों में जहां धुआं निकलता है ना, वहां लगा होता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है? वो निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड को कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो हम लोगों ने तो एक अच्छा उपाय कर लिया कि जा ससुरा तो नहीं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब हम उस गाड़ियों में लगा देते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर, जो संकरण धातु का बना होता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर संकरण धातु का बना होता है। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं? कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर। गाड़ियों में क्या लगा देते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? गाड़ियों से निकलने वाले खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जोड़ के उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये किसका बना होता है? संकरण धातु का, संक्रमण धातु का बना होता है, संक्रमण धातु का बना होता है। संक्रमण धातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? केमिस्ट्री के ब्लॉक संख्या D में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री के ब्लॉक संख्या D में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री के ब्लॉक संख्या D में पाए जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस में पाए जाएंगे? केमिस्ट्री के ब्लॉक संख्या D में पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाए, केमिस्ट्री के ब्लॉक संख्या D में पाए जाते हैं। ये संकरण धातु काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सीसा में, अगर ईंधन में क्या मिला देंगे? सीसा। ईंधन में मिला देंगे सीसा, तो कैटेलिटिक कन्वर्टर काम करना बंद कर देगा। तो ईंधन में पहले सीसा मिलाया जाता था, कैसे? टेट्राइथाइलेट से। हम ये तो पहले ही बता दिए आपको, यहाँ देखिए, सीसा प्रदूषण ईंधन में टेट्राइथाइलेट मिलाया जाता था, अब नहीं मिलाया जाता है। इसके दो रीजन है ना मिलाने के। पहला रीजन नंबर तो एक है कि इससे सीसा प्रदूषण होता था, ठीक है। रीजन नंबर 2 है कि गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, चूंकि गाड़ियां बहुत बढ़ गई तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए हमें कैटेलिटिक कन्वर्टर का यूज करना पड़ता है, जिसमें संकरण धातु होते हैं, और ये सीसा उसमें डाल दीजिएगा तो काम करना छोड़ देते हैं। संकरण धातु जो होता है, अगर उसमें सीसा मिला दीजिएगा काम करना छोड़ देगा। तो हम लोगों ने कितना अच्छा उपाय किया। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा भी प्रदूषण करता है? जीरो। कार्बन डाइऑक्साइड जीरो प्रदूषण करता है। इसलिए हम लोग के यहाँ देखिए, ट्रक की कमी नहीं, बस की कमी नहीं, मोटरसाइकिल की कमी नहीं, स्कूटी की कमी नहीं, सब में से धुआं निकल रहा था, और वो निकल रहा था दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोगों ने अच्छा दिमाग लगा के रख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को। और बढ़ाते गए गाड़ी, और बढ़ाते गए। एक बार वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो माथा पकड़ लिए से, जा कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र सोख रहा था, समुद्र सोख रहा था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमने जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला ट्रेन से, हवाई जहाज से, जहां से, उस टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 95% भाग समुद्र ने सोख लिया, समुद्र ने सोख लिया। अब समुद्र की सोखने की क्षमता हो गई है खत्म। अब समुद्र उस CO2 को सोख नहीं पाएगा, अब उसकी क्षमता हो गई है खत्म। अब CO2 बढ़ेगा, तब वैज्ञानिकों का माथा खराब हो गया कि CO2 गैस इतनी खतरनाक और इतनी अच्छी दोनों है
कि अगर CO2 न रहे तो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर -100 डिग्री हो जाएगा। हम पृथ्वी पे जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर, अगर CO2 गैस है, वही हमारे रात में टेम्परेचर को रोक के रखता है, क्योंकि दिन में तो सूर्य रोशनी दे देता है। तो CO2 गैस वा कहता है कि आराम से आओ, प्रकाश को कहता है आराम से आओ, आराम से, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम से आराम से। और रात को जब सूर्य डूब जाता है तो सारी यहाँ से उष्मा निकलने लगती है, तो CO2 कहता है अरे 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 अरे, आए थे अपने मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से, आराम आराम से निकलो। इसलिए रात भी हमारे यहाँ ज्यादा ठंडा नहीं देती है, थोड़ा सा का अंतर आता है। तो CO2 बहुत जरूरी है। इसकी कमी से पृथ्वी इतना ठंडा हो जाएगा कि जितना पे हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो अभी हमारे में CO2 की कमी नहीं है, लेकिन CO2 की अधिकता अगर बहुत ज्यादा हो गई तो CO2 की अधिकता से पृथ्वी गर्म हो जाएगा, और पृथ्वी अब गर्म होना चालू हो गया है। ठंडी का दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला, ठंडी का दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। समझ में आ रहा है कि नहीं? पता ही नहीं चला ठंडी का दिन कब खत्म हो गया। इससे क्या है कि जितने बर्फ है अंटार्कटिका के, अगर वो पिघलेंगे तो समुद्र का लेवल उठ जाएगा। समुद्र का लेवल उठ जाएगा तो समुद्र के किनारे ही जितने बड़े शहर बसे हैं, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये कोच्चि, ये सब समुद्र के किनारे बसे शहर है। सब समुद्र के किनारे बसे इन शहरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर बाढ़ आ जाएगा तो समुद्र के किनारे बड़े बसे सारे बड़े शहर खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। जितने बड़े बड़े होटल हैं सब, ताज, ट्राइडेंट, ओबराय, ये सब जितने बड़का बड़का वो होटल है, ये सारे के सारे होटल लोग का कहानी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बहुत खतरनाक था। हम लोगों ने तो बहुत दिमाग लगाया, चतुरा गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, उसको कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा दो, उसमें CO2 में बदल दो। अब CO2 हो गया हमारे लिए सरदर्द, CO2 हमारे लिए हो गया है सरदर्द। तो CO2 अब हमारे लिए बन चुका है सरदर्द। ये पृथ्वी को गर्म कर रहा है, पृथ्वी को वार्म कर रहा है, गर्म, धीरे 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 पृथ्वी अब गर्म होते जा रही है। इससे दिक्कत ये होगा कि हम लोग तो अपने लिए रखे हैं पंखा, हम लोग रखे हैं अपने लिए कूलर, AC। एक बात बताइए, पूरी पृथ्वी से पंखा बंद कर दीजिए गर्मी के दिन में, देखिए कितने लोग प्रभावित होंगे, बीमारी ले ले बैठ जाएंगे। जानवर तो ना पंखा बेना डोला सकते हैं, ना कुछ कर सकते, मरने लगेंगे, रिएक्शन होने लगेगा, जानवर मरेंगे, फिर सड़ेंगे, सड़ने से उनकी बीमारियां फैलेंगी, नया टाइप का वायरस भी जन्म लेगा, ये लेगा। अभी ससुरा हम लोग के लिए सरदर्द इतना बन गया है कि आजकल गाड़ियां सबके पास हो गई हैं, मतलब ज्यादातर लोग गाड़ी रखने लगे हैं गाँव वगैरह में, तो गांव में भी मोटरसाइकिल वगैरह रहता है। तो अब हम लोग CO2 को अब विकराल रूप ले लिया है, तो ये वार्म करने लगा है पूरे पृथ्वी को। तो इसके लिए हो गया ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग। तो अब हम लोगों को पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, अम्लीय वर्षा, कार्बन फुटप्रिंट, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इतना पढ़ना है, तो हम आपको इतना प्रदूषण आपको समझा दिए, ठीक है। अब बच गया हमारे पास, अब कल आपका बॉटनी का लास्ट क्लास हो जाएगा, कल बॉटनी खत्म हो जाएगा। कल हम आपको वही अम्लीय वर्षा ये पढ़ा देंगे, आपको ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा देंगे और मीथेन गैस पढ़ा देंगे। दो ही बचा, एक ग्लोबल वार्मिंग और एक मीथेन। उसके बाद से परमाणु प्रदूषण, तो उसमें तो छोटा सा टॉपिक है परमाणु प्रदूषण। तो कल आप लोग का बॉटनी हो जाएगा समाप्त, बॉटनी हो जाएगा समाप्त। लगभग 40 क्लास का होता है बॉटनी, तो कल बॉटनी आपका क्या हो जाएगा, 30 से 40 क्लास में बॉटनी खत्म हो जाता है। तो कल आपका बॉटनी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से बॉटनी के बाद इसमें हम लोग फिजिक्स वगैरह कुछ चालू कर लेंगे, फिजिक्स या केमिस्ट्री, साइंस बॉटनी की जगह पे फिजिक्स या केमिस्ट्री में से ही कुछ आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब बॉटनी का क्लास कल हो जाएगा लास्ट क्लास, टुडे इज सेकेंड लास्ट क्लास। आज ही खत्म कर देते, लेकिन खिचड़ी हो जाएगा आपके दिमाग में, इसको पूरा रिवाइज करते रहिएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।